नमस्कार, दोपहर के 3 बजने वाले और वक्त है बड़ी खबर का। अब तक की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो प्रियंका गांधी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जिन्होंने आज मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में संगम में स्नान किया है। तो जो शुभ मुहूर्त है स्नान का, उसमें प्रियंका गांधी भी आज प्रयागराज में स्नान करती नजर आई। तो माघ मेला यहां पर लगा हुआ है, कल्पवासी कल्पवास कर रहे हैं। और इन सबके बीच तस्वीर देखिए आप कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की, जिन्होंने आज यहां संगम में डुबकी लगाई है। और इसके बाद शंकराचार्य से भी मिलने का कार्यक्रम है। इससे पहले अगर कल की हम बात करें तो शाकुंभरी देवी के दर्शन किए थे। तो अब आप समझिए इन दौरों से कि कल शाकुंभरी देवी के दर्शन किए हैं और आज मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज के संगम में पहुंची डुबकी लगाने के लिए। और इस दौरान उन्होंने डुबकी लगाई है। तो वैसे भी अगर प्रयागराज की हम बात करें, संगम तट की हम बात करें, तो माघ मेला लगा हुआ है, कल्पवासी भी यहां पर है। लेकिन आज जो चर्चा का विषय है वो प्रियंका गांधी बनी हुई है। राजीव सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो राजीव, बताइए जरा, क्या कुछ हलचल यहां पर, क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि सारा फोकस अभी प्रियंका गांधी पर। जैसा कि आपने देखा कि अब से कुछ देर पहले प्रियंका गांधी ने संगम में स्नान करके जिस तरह से नौका विहार किया और खासकर उन्होंने खुद अपने हाथ से नौका चलाई। उसके बाद अब प्रियंका गांधी का काफिला जो है वो आगे की ओर बढ़ चुका है। और अब प्रियंका गांधी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के से मिलने के लिए रवाना हुई हैं। वहां पर जाकर वो उनसे मुलाकात करेंगी और फिर प्रियंका गांधी प्रयागराज एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। ऐसे में अगर देखा जाए तो जिस तरह से आपने देखा कि कल प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी का दर्शन कर किसान पंचायत के जरिए उन्होंने अपने यूपी दौरे का शुभारंभ किया। तो वहीं दूसरे दिन आज उन्होंने संगम नगरी पहुंच के सबसे पहले आनंद भवन पहुंची, जहां पर गांधी परिवार से जुड़ी यादों को उन्होंने ताजा किया। इस दौरान उनके साथ उनकी बेटी मीराया गांधी समेत परिवार के कई अन्य सदस्य भी लोग मौजूद थे। और फिर प्रियंका गांधी संगम तट पर पहुंची, जहां पर उन्होंने संगम में स्नान किया, मां गंगा में डुबकी लगाई और फिर उन्होंने नौका विहार का भी लुत्फ उठाया। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस की इस रणनीति के पीछे एक तरफ जहां कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस किसान और किसान बिरादरी से जुड़ी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जाट या गुज्जर हो, उनको साधने की एक रणनीति बताई जा रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से किसान आंदोलन का कांग्रेस द्वारा पहले दिन से न सिर्फ समर्थन किया जा रहा है, बल्कि चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर अन्य लोग हो, वो लगातार यहां पर पहुंचकर किसानों का समर्थन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं किसानों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि इस वक्त प्रियंका गांधी मन के कामेश्वर मंदिर पहुंच चुकी हैं, जहां पर वो जो स्वरूपानंद सरस्वती हैं उनसे मुलाकात करेंगे और इसके बाद प्रियंका गांधी दिल्ली के लिए रवाना होंगी। आप देख सकते हैं कि यही वो स्वरूपानंद सरस्वती का आश्रम है, जहां पर प्रियंका गांधी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची है और इसके बाद प्रियंका गांधी आगे के लिए रवाना होंगी। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीर राजीव आपके जरिए हम देख रहे हैं। तो सीधी तस्वीर हमारे सहयोगी राजीव जो प्रियंका गांधी के काफिले के पीछे पीछे थे। तो देखिए जरा, संगम में डुबकी लगाने के बाद शंकराचार्य से मिलने का जो कार्यक्रम था, उस तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक पहुंच चुकी है प्रियंका गांधी और शंकराचार्य स्वरूपानंद जी से मुलाकात करेंगी और हमारे सहयोगी राजीव उनके साथ साथ हैं। तो कल से लेकर आज तक के ही अगर आप दौरों को देखें, बहुत पीछे ना जाएं, तो अब सब कुछ साफ नजर आ रहा है कि 22 से पहले कांग्रेस एक सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जरूर बढ़ रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी भी हमें जनेऊ में नजर आए थे, वो भी पूजा पाठ करते नजर आए थे। तो हर दल करते हैं, कांग्रेस भी कर रही है। चुनाव के संग जो थोड़ा मूड बदलता है, माहौल बदलता है, तरीका बदलता है। तो राजीव, यहां पर कितनी देर का कार्यक्रम है और कौन कौन लोग हैं साथ प्रियंका के? तो ये अभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, प्रियंका गांधी मिलने पहुंच चुकी है शंकराचार्य जी से। प्रियंका गांधी के साथ उनकी बेटी मीराया गांधी है और साथ ही साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य मौजूद हैं। जी जी, बोलिए राजीव, पूरी कीजिए अपनी बात। इस वक्त प्रियंका गांधी जो जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती हैं उनसे मुलाकात
स्वरूपानंद सरस्वती से मुलाकात करने पहुंची हैं और इस दौरान आप देख सकते हैं कि कांग्रेस समर्थकों को गेट पर रोका गया है। प्रियंका गांधी अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ और खासकर जो उत्तर प्रदेश की विधानमंडल दल की नेता है आराधना मिश्रा के साथ अंदर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से मुलाकात करने पहुंची हैं। और इस दौरान वो जो कांग्रेस का जिस तरह से वो आज संगम में स्नान किया और वहां पर डुबकी लगाई और फिर नौका विहार किया, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये चाहती है कि एक तरफ जिस तरह से वो किसान आंदोलन के सहारे किसानों की जो जातियां हैं, चाहे उसमें हिंदू मुस्लिम जाट गुज्जर सिख हो, उन सभी को साधने की कवायद बताई जा रही, तो वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी का मंदिर पूजा और किसान का जो ये एजेंडा है उसके पीछे कहीं ना कहीं जो एक उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय से कांग्रेस हाशिए पर है उसको एक बार फिर से खड़ा करने की कवायद बताई जा रही है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि प्रियंका गांधी के इन प्रयोगों से आने वाले 2022 में इसका कितना फायदा मिलेगा। लेकिन जिस तरह से अगर बात आज के कार्यक्रम की करें और खासकर गंगा की करें, तो इससे पहले भी प्रियंका गांधी गंगा यात्रा कर चुकी हैं। जिन जिन जिलों से गंगा निकली है, चाहे वो मिर्जापुर हो, बनारस हो, वहां पर वो गई और वहां के जो गांव थे उनके लोगों से भी मुलाकात की, क्योंकि प्रियंका गांधी ने सक्रिय राजनीति में कदम रखने के बाद लगातार उनके यूपी में ताबड़तोड़ दौरे जारी रहे हैं। और उसी के क्रम में हालांकि कोरोना के बाद इसमें एक ठहराव आया था और करीब 11 महीना बाद एक बार फिर प्रियंका गांधी अपने इन ताबड़तोड़ दौरों की शुरुआत की है। क्योंकि अगर बात करें किसान आंदोलन की, तो कांग्रेस ये चाहती है कि किसानों का समर्थन कर किसान आंदोलन के जरिए वो खासकर पश्चिमी यूपी, तो जो भी अहम मुद्दे उत्तर प्रदेश में निर्णायक साबित हो सकते हैं उन सब मुद्दों पर ध्यान दे रही है कांग्रेस। तो नजर बनाए रखे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे राजीव। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब खबर है महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। एक बार फिर से सरकार और राज्यपाल के बीच में तनातनी सामने आई। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, तो देहरादून पहुंचे हैं, लेकिन रेगुलर फ्लाइट से पहुंचे हैं, क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने जो उनका प्लेन था उसे रोक दिया था। तो प्राइवेट प्लेन से देहरादून आ रहे थे राज्यपाल, लेकिन जो टकराव है एक बार फिर सामने है। हालांकि संवैधानिक पद होता है राज्यपाल का, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो भी राजनीति में उसका रंग देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में। तो फिलहाल जो रेगुलर फ्लाइट है उससे भगत सिंह कोश्यारी देहरादून पहुंचे हैं, क्योंकि उनका जो विमान था उसे महाराष्ट्र सरकार ने रोक लिया था। और पंचायत चुनाव होने हैं राज्य में। यूपी पंचायत विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे आपको ले चलते हैं कि क्या कुछ अब है, क्योंकि अब पंचायत चुनाव होने हैं, उनको लेकर भी तैयारियां अब जोरों पर है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ यहां पर अब तय होता है, क्या कुछ कार्यक्रम तय हुए हैं चुनाव को लेकर, वो हम आपको बताएंगे। और कोविड काल के अंतर्गत स्वीकृत किए हैं और जिनके ऊपर काम शुरू हो रहा है। मैंने निवेदन किया था कि सैमसंग डिस्प्ले ने अपना फैक्ट्री वहां पर लगानी शुरू कर दी और अप्रैल तक उनका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 4,800 करोड़ रुपए का उनका इन्वेस्टमेंट है। जो अन्य कंपनियां हैं जिनका, तो ये तस्वीरें देख रहे थे आप और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो इसके बाद क्या कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है वो हम देखेंगे कि किस तरह से कुछ बड़े क्या ऐलान यहाँ पर हो रहे हैं, क्या कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। कि जो 2015 के चुनाव में उनके आरक्षण की स्थिति है वो 2021 में नहीं होगी। यानी अगर वो अनुसूचित जाति 2015 में रहे तो 2021 वाले चुनाव में वो अनुसूचित जाति नहीं रहेंगे, यानी उसके अगले पे ओबीसी पे जा सकते हैं या फिर उसके आगे जनरल पे जा सकते हैं। तो ये दो प्रिंसिपल से है जो इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह इसमें एक परिशिष्ट लगाया गया है जिसमें टाइम टेबल बनाया गया है कि क्या करना है। तो 11 से लेकर 15 तारीख के बीच में राज्य स्तर से जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण और आवंटन निर्गत किया जाता है। आरक्षण का आशय यह है कि 20% सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगी, ये आरक्षण कहलाता है। अब उसमें लखनऊ शेड्यूल कास्ट में होगा, ये आवंटन कहलाता है। तो ये आरक्षण और आवंटन जिला पंचायत अध्यक्षों का शासन स्तर पर तय होता है। तो ये कल निर्गत किया जाएगा कि कौन सा अध्यक्ष का पद किस श्रेणी में आवंटित हो रहा है। इस पॉलिसी के जारी होने के बाद इसको फॉलो करते हुए वो बनाया जाता है, तो वो कल निर्गत किया जाएगा। तो ये जिले स्तर से जारी होना है, सॉरी राज्य स्तर से। यहाँ से एक और चीज जारी होनी है कि 826 ब्लॉकों में जिलेवार
कौन सा ब्लॉक किस श्रेणी में आरक्षित होगा। ये दो चीजें राज्य स्तर यानी शासन स्तर से जारी होती हैं। डायरेक्टर के स्तर से फिर ये प्रधानों के बारे में जारी होता है कि कौन सा जिले में कितने प्रधान शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी में आरक्षित होंगे, ये यहाँ से जारी किया जाता है। उसके बाद जो जिलाधिकारी हैं वो जिले स्तर पे इनका आवंटन करते हैं कि अब कौन सी ग्राम पंचायत शेड्यूल कास्ट में आरक्षित होगी। तो वो एक ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार करते हैं। ये सारी चीजें जनसंख्या के प्रतिशत और परिवारों की संख्या के आधार पर होता है, तो इसीलिए वो जनसंख्या की सूचना और प्रस्तावित आवंटन कि ये पर्टिकुलर ग्राम पंचायत अनुसूचित जाति में आरक्षित होने वाली है, ये दोनों सूचना। चलिए, तो इस पर नजर बनी रहेगी। और एक बड़ी खबर आई है तपोवन मामले से जुड़ी हुई। टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल रोक दिया गया है, तो मुसीबत लगातार बढ़ रही है। दरअसल धौली गंगा नदी में पानी का स्तर बढ़ गया है और जो इसकी वजह से अब फिलहाल ऑपरेशन को रोका गया है। दुर्भाग्य की बात है कि अभी 35 लोग टनल के अंदर ही फंसे हैं और उन लोगों को निकालने की कवायद को फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि जो पानी का स्तर बढ़ा है तो उससे जो टनल के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है उस पर असर पड़ सकता है। जो रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं उनकी जान जोखिम में पड़ सकती है, तो फिलहाल इस ऑपरेशन को अभी रोका गया है। और दिन का इंतजार, कितने और घंटे का इंतजार, एक अप्रॉक्सीमेट कुछ बताइए। देखिए इसमें तो नहीं, आप let the NTPC take. ना समय लगेगा, ये टेक्निकल क्वेश्चन। It depends on how much slush, how much mud is there inside the tunnel. We are not technical persons. हम लोग जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होता जा रहा है उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। देखिए इसमें अभी अंदर क्या स्थिति है न तो हम जानते हैं, प्रशासन जानता है, ना जो हमारे फोर्सेज आई हैं यहाँ पर उनके जो रेस्क्यूअर्स हैं वो जानते हैं, ना NTPC वाले भी जानते हैं। जो कार्रवाई हो रही है ये प्रोबेबिलिटीज़ के बेसिस पे हो रही है। अल्टीमेटली अगर मेरे पास रिसोर्सेज है और मेरे पास बहुत लिमिटेड स्कोप है जाने का और वो जो करने का, तो मैं प्रयास वहीं करूँगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मुझे अलाइव लोगों के मिलने का और ज़्यादा लोगों के मिलने का। तो जैसे जैसे हमारे पास सूचना आ रही है, क्योंकि यहाँ के कुछ लोकल लेबरर्स हैं, लोकल वर्कर्स हैं जो यहाँ काम करते थे, बिकॉज उस दिन संडे था, थैंकफुली उस दिन वो सब नहीं आए, तो उनसे हमें जो सूचना मिलती है कि साहब ये ज़्यादातर यहाँ बैठते हैं, यहाँ काम करते थे, ये करते थे। जैसे जैसे सूचना में मिल रही है उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी भी हमारी इवॉल्व हो रही है। तो जब ये सूचना हमारे पास थी कि साहब ज़्यादा चांसेस जो हैं ये SFT टनल में है, तो SFT टनल के हिसाब से ये जैसा अभी DIG मैडम ने भी बताया आपको, एक प्रयास किया गया है और बहुत जेन्युइन प्रयास किया गया है। रात से लगे हैं इसमें लगातार, लेकिन जैसे अभी आपको NTPC के ऑफिशियल्स ने बताया है उसमें टेक्निकल डिफिकल्टीज़ हैं उसमें, और ये किए जाने से पहले ये संभव नहीं था मालूम होना। तो जैसे जैसे काम कर रहे हैं पता चल रहा है, जैसे आपने बताया कि आप फर्दर करते हैं तो जो हमारा आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहीं बाधित ना हो जाए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो हमारा ये लगातार जारी रहेगा, ये चलता रहेगा। मग जो निकाल रहे हैं हम लोग उसको लगातार निकालते रहेंगे और प्रयास हमारा यही रहेगा कि अब जो हमारे 180 मीटर्स है जहाँ तक पहुँच के जो एक उसका एक डाइवर्जन टनल है जो लगभग 3 मीटर का है और 90-95 मीटर का है। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, हम नहीं कह सकते। देखिए हम भी नहीं कह सकते उसमें, क्योंकि जैसा अभी बताया गया है कि जब निकाल रहे हैं मग तो और मग निकल रहा है, आगे टनल की क्या स्थिति है ये पता नहीं। इसलिए इनकी इंजीनियर्स भी हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं उनके साथ लगातार लगे हुए हैं। वो जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं, ड्रोन्स हमारी जा रही हैं, हमारी जो कैमराज हैं उसको लगाकर, हमारे जो लोग हैं उसके बाद में जो जवान्स हैं वो चढ़ के जाके देख रहे हैं। फिर जैसे जैसे स्थिति बन रही है उसके साथ साथ ही हम लोग आगे धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू के साथ साथ हमारा ये भी प्रयास है कि जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं उनकी भी सेफ्टी हमारा कंसर्न है। तो उसी हिसाब से हम जा रहे हैं, इसलिए समय के बारे में इस समय कुछ नहीं कहा। देखिए काम करने के लिए अंदर तो गाड़ी जाता ही है, अंदर का गाड़ी मशीनें सारे उसमें मक में दलदल में फंस गए। हमारा बाहर में जितने मशीन्स थी 90% वॉस्ट आउट। ये मेरा एक बड़ा हैंडीकैप हो गया। आपने पूछे थे ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से हमें सपोर्ट मिलना है कि नहीं। ये जो 90% के ऊपर मशीन वॉश आउट होने के बाद भी हम जो ये काम कर पा रहा है, ये 90% का आसपास मशीन वॉश आउट होने के बाद भी जो काम चल रहा है शुरू से ही, उसके पीछे क्या राज है? राज की बात यही है, इमीडिएटली स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट केम इन फुल सपोर्ट ऑफ अस। एंड आप देखिए स्टैंड बाई मशीन भी मेरे लिए खड़ा है अभी। ये सब आया है स्टेट एंड देखिए जितना मोबिलाइजेशन है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये रिकॉर्ड टाइम में हुआ है। ये पूरा मोबिलाइजेशन इस तरह की आपदा के लिए जो संडे की ही शाम के इवनिंग टाइम तक सारा ही मोबिलाइजेशन यहाँ हो गया था। इस तरह का मोबिलाइजेशन कम से कम मेरी जानकारी में जितना समय मैंने अभी यहाँ सर्व किया है, केदारनाथ आपदा के समय भी मैं वहाँ पे रिलीफ कमिश्नर था, इतना कभी पहले इस तरह का प्रयास नहीं हुआ है। तो इतना जो मोबिलाइजेशन यहाँ पर हुआ है, सारा प्रयास हो रहा है, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि इस समय भी हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं और जैसे जैसी स्थितियाँ अभी उत्पन्न हो रही है उसी के हिसाब से हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी
Okay, fine. 34 people are stuck here. 35 odd people are stuck here. 39. What about the rest of the 170 people who have been missing? What is the efforts that you have taken in that time? सर उसके लिए सर यहाँ पे सर यहाँ पे कुछ लोगों ने भी बताया था कि बहुत ही साइट जहाँ पे लोग यहाँ पे जो हमारी रैनी साइट थी वहाँ पे भी हमें 4 बॉडीज मिली इसी के दौरान। उसके अलावा भी एक पॉइंट बताया था यहाँ के लोकल जो तपोवन प्रधान है और यहाँ के कुछ लोकल्स ने कि उन्होंने वहाँ देखा था, वहाँ के लिए भी हमने 2 और कई जख्मी हो गए। तो